हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। कृष्णा टॉप स्टडी गाइड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जब तक वीडियो शुरू होती है आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे और आप सभी के बीच में मेरी वीडियो आ सके। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज 3 विषय के क्वेश्चन मैंने एक ही साथ इसमें कर रखा है। इसमें मैंने पहले आज इसमें वो उत्तराखंड का जीएस का जो उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें परियोजनाएं, इसमें 28 क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें मैंने हिंदी भी मैंने इसी के साथ शामिल कर दी और कंप्यूटर भी मैंने इसी के साथ शामिल कर दिया, क्योंकि यही ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को आगे ले जा सकते हैं। बाकी एक रीजनिंग बची है, तो रीजनिंग की क्लास कल से शुरू हो जाएगी आपके लिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। धौली नदी पर है ये, शारदा नदी पर, भागीरथी नदी पर, अलकनंदा नदी पर। तो जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए जो 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाई गई, तो ये है आपका भागीरथी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है। राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना प्रतिशत मिलता है, तो ये मिलता है आपको 12%, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून, इनमें से कोई नहीं। तो किसाऊ बांध परियोजना है आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है। भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो ये होगा आपका नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं बार बार। उत्तराखंड का जो अक्षय ऊर्जा विकास है वो अभिकरण उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उरेडा का फुल फॉर्म है ये, नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि ऐसे में यह द्वितीय, प्रथम, तृतीय, 8वां कितने नंबर पे आता है ये। विश्व के चौथे नंबर का डैम है, लेकिन एशिया में कितने नंबर पे आता है ये। तो ये आता आपका पहले नंबर पर, एशिया का पहले नंबर का बांध है ये, ऊंचा बांध है ये, और विश्व का ये चौथे नंबर का बांध है। क्वेश्चन नंबर 7, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। अलकनंदा, धौलीगंगा, भागीरथी, बिरही गंगा। तो ये किया जा रहा है आपका भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया था 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो ये शुरू किया गया था आपका 2006 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर इसमें 9, टिहरी जलाशय स्वामी रामतीर्थ सागर का क्षेत्रफल कितना है। 82 वर्ग किलोमीटर, 45 वर्ग किलोमीटर, 46 वर्ग किलोमीटर, 48 वर्ग किलोमीटर। टिहरी जलाशय उसका नाम रखा गया है स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से, उसका वो है नाम रखा गया है। तो इसका जलाशय कितने क्षेत्रफल तक फैला है। तो ये फैला है आपका 42 वर्ग किलोमीटर तक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है। राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है। जो राज्य की जो ऊर्जा नीति है उसके तहत कितने मेगावाट तक की जो परियोजनाएं हैं उनको लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया है। 15 मेगावाट, 25 मेगावाट, 35 मेगावाट, 50 मेगावाट। तो ये है आपका 25 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है देहरादून में, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर में। तो जो राज्य का ऊर्जा स्तरीय पार्क है ये कौन से जनपद में स्थित है।
तो ये आपका देहरादून में ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, नानक सागर किस जनपद में है? अल्मोड़ा, पौड़ी, उधम सिंह नगर, चमोली। तो नानक सागर है आपका उधम सिंह नगर में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लाहौरी नागपाला परियोजना, उत्तरकाशी, विष्णुप्रयाग परियोजना, रुद्रप्रयाग, मनेरी भाली परियोजना, उत्तरकाशी, सप्तेश्वर परियोजना, पिथौरागढ़। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में नहीं, ये चमोली में, ऑप्शन नंबर बी इसका सुमेलित नहीं। लाहौरी नागपाल परियोजना ये तो उत्तरकाशी में है। लोहारी, हाँ लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी, मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी, सप्तेश्वरी परियोजना पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 15, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। जब टिहरी में परियोजना का काम चल रहा था तो उस समय रूस ने समझौता किया था। ये कब किया था? 1975, 1972, 1986, 1980। तो ये किया था रूस ने आपको 1986 में, ऑप्शन नंबर सी, समझौता किया था टिहरी परियोजना के सहयोग हेतु रूस ने समझौता किया था, रूस से समझौता हुआ था भारत का। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर है? जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो 400 मेगावाट की जो विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना है वो चमोली जिले की किस नदी पर है? मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडर या नंदाकिनी। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई। राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जो जल विद्युत परियोजना बनाई गई है देहरादून में, हरिद्वार में, नैनीताल में, टिहरी में। तो ये है आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है? टिहरी, कालागढ़, कोठार, लखवाड़। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील पूछ रही है। तो ये आपकी कोठार, ऑप्शन नंबर सी। राज्य की सर्वाधिक क्षमता मतलब सबसे बड़ी क्षमता वाली जो कृत्रिम झील है तो बनाई गई है कोठार में। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? कोटली भेल जल विद्युत परियोजना, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। तो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इनमें से कौन सी है? तो ये सबको पता है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी, THDC। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न जल विद्युत परियोजनाओं व जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है? पथरी परियोजना, हरिद्वार, खटीमा परियोजना, उधम सिंह नगर, चीला परियोजना, पौड़ी, ढालीपुर परियोजना, टिहरी। तो ये जो ढालीपुर परियोजना ये टिहरी में नहीं है, ये इनमें सम्मिलित नहीं। टनकपुर परियोजना शारदा मतलब काली नदी पे, खेदरी परियोजना यमुना नदी पे, छिबरो परियोजना टोंस नदी पे, चीला परियोजना रामगंगा पे। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये 21 का डी, चीला परियोजना रामगंगा नदी पर नहीं, ये आपकी गंगा नदी पे है चीला परियोजना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है? कोटेश्वर बांध, नानक सागर बांध, टिहरी बांध, जमरानी बांध। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध ये टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, गलत युग्म का चयन कीजिए। टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी पर बना है, बिल्कुल। किसाऊ डैम टोंस नदी पर बना है। कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर बना है। लखवाड़ डैम यमुना नदी पर बना है। तो जो ये कोटेश्वर डैम है ये सरयू नदी पर नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। नंबर 24, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना 1965, 1977, 1980, 1988। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1988 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रदेश की सबसे बड़ी जल परियोजना है? टिहरी परियोजना है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, विष्णु घाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी विकसित की गई है? कौन सी नदी पे विकसित किया गया है? गंगा, यमुना, साबरमती, अलकनंदा। विष्णु घाट जो पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना है, विष्णु घाट में जो पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना है कौन सी नदी पर बना है? गंगा पे, यमुना पे, साबरमती पे, अलकनंदा पे। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा पे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था, ये कब बना था? उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड 9 दिसंबर 2002 को, 9 दिसंबर
2001 को, 9 नवंबर 2001 को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बना था आपका 9 नवंबर 2001 को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 का क्वेश्चन है ये। गंगोली जल विद्युत प्लांट, डाकपत्थर जल विद्युत प्लांट, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है जो सबसे पहले बना था? तो ये है गंगोली जल विद्युत परियोजना, गंगोली जल विद्युत प्लांट, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अभी हमारे यहाँ पे उत्तराखंड के क्वेश्चन, उत्तराखंड की जो परियोजनाएं थे उनके जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे समाप्त हो गए। अब हम हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने के स्वीकृति का प्रस्ताव रखा था? 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1964 को। तो ये रखा गया था, ये प्रस्ताव पास हुआ था, आपका कार्यान्वित करने की स्वीकृति मिली थी। तो ये मिली थी 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? लोक भाषा का, संपर्क भाषा का, राष्ट्रभाषा की या राजभाषा का? तो ये दर्जा मिला था इसको राजभाषा का, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रभाषा मत कर देना इसको, ये राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी, सौराष्ट्री। तो हिंदी भाषा लिखी गई देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार कर लिया गया? अनुच्छेद 351, 344, 343, 353। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार कर लिया गया था? तो ये किया गया था अनुच्छेद 343 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। इसके बाद क्या किया गया था? संविधान के अनुच्छेद 344A के तहत भारत के राष्ट्रपति ने क्या किया था? राजभाषा आयोग का एक गठन किया था। ये कब किया गया था? 1955, 1960, 1965, 1970। तो ये किया गया था 1955 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी की आदि जननी क्या है? अपभ्रंश है, संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है। तो हिंदी भाषा की जो आदि जननी ये संस्कृत है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, तीनों में। तो जो लिपि की आवश्यकता होती है इसमें भाषा लिखने में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अपभ्रंश साहित्य में, जय भट्ट के शिलालेख में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, अमीर खुसरो की पुस्तक में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जय भट्ट के शिलालेखों में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ये था जय भट्ट के शिलालेख में, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे आदमी फंस जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी गई? जो वर्तमान में जो हिंदी है वो कौन सी लिपि में लिखी गई है? पाली में, खरोष्टी में, मंदारिन में, देवनागरी में। तो वर्तमान में जो हिंदी लिखी गई है वो लिखी गई देवनागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताए गए। कहाँ पर, कौन से अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा बताया गया है? अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 343 फर्स्ट, अनुच्छेद 272 एक बताया गया अनुच्छेद 343 के फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है ब्रज, देवनागरी, संस्कृत, अवधी। हिंदी भाषा की जो उत्तराधिकारिणी भाषा कौन सी है? तो ये होगा आपका संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये है तीसरा, ऑप्शन नंबर ए सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं?
भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा, बोली, व्याकरण, लिपि। जो लिखने का प्रयुक्त चिन्हों में जो व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है लिपि। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई थी? ब्राह्मी जो थी उससे किस लिपि की उत्पत्ति हुई? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? कैथी, खरोष्टी, देवनागरी, गुरुमुखी। तो ये हुई थी ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये हुई ब्राह्मी से। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी का विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश। हिंदी को विकसित प्रदान करने वाली जो भाषा है वह है अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, अर्धमगधी, शौरसेनी, ब्राचड़। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, शौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई? शौरसेनी के अपभ्रंश से हुई। क्वेश्चन नंबर 19, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी, कोरवी, मैथिली, अवधी। जो गोरखपुर, आरा और वाराणसी के जो बीच में जो लोग रहते हैं वो कौन सी भाषा का यूज करते हैं? तो यूज करते हैं आपके भोजपुरी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है? मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है ये है मथुरा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? क्षेत्रीय रूप, लिपि, उपभाषा या ब्रज भाषा? तो ये बन जाती है आपकी उपभाषा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, बुंदेली का क्षेत्र आगरा, मथुरा, भरतपुर, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, झांसी, जलौन, दतिया। बुंदेली का कौन सा क्षेत्र है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। बुंदेली खंड की राजधानी है जहाँ की झांसी रानी है। ऑप्शन नंबर डी। 23, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं? मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, मध्यम भाषा, स्रोत भाषा। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्रोत भाषा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज किस भाषा की हिंदी में आती है? यह आती है आपकी पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? जो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो पूर्वी हिंदी क्षेत्र है उसमें जयपुरी नहीं बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बुंदेली, बंगारू, कन्नौजी, हाड़ौती। तो ये बोली जाती है बुंदेली भी बोली जाती है। इसका दोनों ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो बुंदेली और कन्नौजी दोनों। ऑप्शन नंबर इसके ये होना चाहिए था, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मराठी, संस्कृत, ब्रज भाषा। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? ये बोली जाती है ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, ब्रज, मेवाती, कन्नौजी। इनमें से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की नहीं है? बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो ये है आपका मेवाती। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मेवाती राजस्थान में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29,
कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पंजाबी। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो ये है पंजाबी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? जयपुरी, मैथिली, भोजपुरी, मगही। तो ये होगा जयपुरी, ऑप्शन नंबर ए। जयपुरी बिहारी की नहीं है, वहां पे मैथिली है, भोजपुरी है, मगही भी है। क्वेश्चन नंबर 31, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? लल्लू लाल, राजा राम मोहन राय, सदल मिश्र, सदाराम फुलोरी। तो ये किया था, पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था सरदाराम फ्लोरी ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? खड़ी बोली, जयपुरी, ब्रज भाषा, कन्नौजी। तो खड़ी बोली भी बोली जाती है, ब्रज भाषा भी बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है, तो ये जयपुरी नहीं बोली जाती, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, जयपुरी का स्थानीय नाम है? बागड़ी, कुमंजिल, कुमजिल, दर्शानी, ढूंढानी। जयपुरी की स्थानीय नाम है बागड़ी, कुमंजिल, दर्शानी, ढूंढानी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ढूंढानी, ऑप्शन नंबर डी। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का जो स्थानीय नाम है इस भाषा का, तो ये है ढूंढानी। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? अवधी, पहाड़ी, कन्नौजी, ब्रज भाषा। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो ये है पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। अवधी भी बोली जाएगी, कन्नौजी भी, ब्रज भाषा भी, लेकिन पहाड़ी नहीं बोली जाएगी। पहाड़ी अपने उत्तराखंड में ही बोली जाएगी और हिमाचल में बोली जाएगी, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं ऐसी जगहों पे। क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है वह किससे हुआ? संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से। तो ये हुआ आपका अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हिंदी का। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वह कब से कब तक है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? 1 ईस्वी से लेके 5 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, या 1500 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? तो ये होगा 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक क्या चल रही है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल। दोस्तों, जो यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। आप थोड़ा अगर प्रैक्टिस रहेगी तो अपने 4-5 नंबर बन ही जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग देखिए, अब ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, मैंने एक ही साथ इनको आगे पीछे कर रखा है। कल से सीरीज वाइज आएगा, अलग अलग क्लास आएगी, रीजनिंग की अलग क्लास आएगी कल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं? प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिथम। कहते हैं इनपुट, ऑप्शन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, लर्निंग, थिंकिंग, आउटपुट और इंटेलिजेंस, डाटा कन्फर्मेशन, बिट्स और बाइट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और ऑपरेशन। तो कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य बताने हैं आपको। तो ये होगा, इनपुट होता है, उसमें प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है और स्टोरेज होता है। तो ये इसके 4 मेन वर्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग का, कंट्रोलिंग का, अंडरस्टैंडिंग का या इनपुटिंग का? तो इनमें से नहीं करता है, ये करता है अंडरस्टैंडिंग का, ऑप्शन नंबर सी। ये काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट, रिपोर्ट। तो अभी ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसे है, तो इसको कहते हैं इनपुट, ऑप्शन नंबर 2 है इसका। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग किया जाता है? फीडबैक, प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग, एनालिसिस, इनमें से कोई नहीं। तो फीडबैक तैयार करने के लिए जो डाटा प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, आउटपुट है,
जो प्रोसीजर यूजर से प्राप्त की जाती है, जो प्रोसीजर यूजर को प्रदान की जाती है, जो यूजर द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है, उपरोक्त सभी। तो आउटपुट है जो प्रोसीजर यूजर को प्रदान की जाती है। जो क्या होता है, प्रोसीजर किसी यूजर को प्रदान की जाती है, उसे आउटपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, ये सभी। तो इसका जो कार्य है इसका होगा 4, ऑप्शन नंबर 4, ये सभी काम करता है। कंप्यूटर की विशेषता यही है, तीव्र गति से, जल्दी से, त्रुटि रहित कार्य, मतलब बिना त्रुटि के, बिना गलती के कार्य करता है, और गोपनीयता से किसी को पता भी नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 8, कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना रिकॉर्डिंग, डाटा सूचना, सूचना बिट्स, रिकॉर्ड बाइट्स, बिट्स बाइट्स। तो डाटा कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है। हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू, ये सभी कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? कंप्यूटर में सूचना को जब इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? डाटा, आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स या फैक्ट्स, ये सभी। तो इसका होगा केवल एक डाटा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी को डाटा बोलते हैं। जब हम कंप्यूटर में किसी सूचना को इनपुट करते हैं, उसमें सेव करते हैं, तो उसी को डाटा बोला जाता है कि मेरा डाटा है। क्वेश्चन नंबर 11, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से है। कर्मचारी का नाम, टेस्ट स्कोर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा कर्मचारी का नाम, ऑप्शन नंबर ए। ये कह रहा है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है, तो ये होता है कर्मचारी का नाम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में किसके घटक शामिल है? प्रोसेसिंग के, आउटपुट के, डाटा के, स्टोरेज के या इनपुट के, इनमें से पांचों में से कौन सा होगा? तो ये होता है डाटा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, वह डाटा है जिसे अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज है, इंफॉर्मेशन है या फिर डाटा है? तो ये होगा आपका इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्य, जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना, कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूनिट या हार्डवेयर यूनिट। जब डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों, जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकॉन पर क्लिक करना, कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? तो ये कहा जाता है इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर ए। जो इंस्ट्रक्शन होता है, जब हम कुछ भी चीज वहां पे देखते हैं तो उससे पहले हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ये करने की, नहीं करना है, अलाउ उलाउ का ऑप्शन दिया जाता है। आज के कंप्यूटर के 2 अंतिम क्वेश्चन है, आज यहीं पे समाप्त हो जाएगी हमारी वीडियो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र है, जो पहली गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? डिफरेंस इंजन, पास्कल, कैलकुलेटर, अबेकस। प्रथम गणना करने वाला यंत्र, तो ये हो जाएगा आपका अबेकस, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत, चीन, अमेरिका, यूनान। तो अबेकस का जो आविष्कार किस देश ने किया? ये किया चीन ने, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चन ऐसे बना के ला रखे हैं आप लोगों के लिए। ऐसी बुक से ही मैंने इन क्वेश्चनों को उठा के रखा है कि जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चनों की संभावना ये आने की होती है। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।